खबरों की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने कहा है कि अगर रूस की अखंडता पर आंच आई तो वो हर तरीके से निपटेंगे। पश्चिमी देश अपनी सीमा लांघ चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा कि कोई भी परमाणु हमले की चेतावनी को हल्के में ना ले। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हमले की चेतावनी कोई ड्रामा नहीं, रूस पर खतरा मंडराया तो वो परमाणु हमला भी कर देंगे। इसके अलावा पुतिन ने कहा कि उनका लक्ष्य डॉनबास को आजाद कराना है। वो डॉनबास में अपनों की सुरक्षा के लिए हर संभव साधन जुटाएंगे। पुतिन ने युद्ध के लिए अधिक संसाधन और सैन्य टुकड़ियों को शामिल करने का ऐलान भी किया। रूस में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग का आदेश भी दिया गया है। पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है। रूस की चेतावनी के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। पूरी दुनिया की निगाहें अब बाइडेन के आज रात के भाषण पर टिकी हुई है। पुतिन की परमाणु हमले की चेतावनी के मायने क्या हैं? आवाज अड्डा पर आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। परमाणु युद्ध, पुतिन का अल्टीमेटम। इधर अमेरिका और फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि पीएम मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो कहा वो पूरी तरह से सही था। अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने भी यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी की तारीफ की। मैक्रो ने कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में पुतिन से सही कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, यह समय पश्चिम से बदला लेने या पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने समरकंद में एससीओ समिट में द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन से बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि युद्ध का वक्त नहीं है, हमें इस बारे में बात करनी होगी कि हम शांति कैसे स्थापित करें। तो ये आज की बड़ी खबर है और जैसा हमने आपसे कहा कि इस पर आज का आवाज अड्डा भी है, जहां पर पुतिन की ताजा धमकी दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बन गई है। परमाणु युद्ध, पुतिन का अल्टीमेटम। जरूर जुड़े आज के इस बड़ी बहस में। और अब हम रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का देश के अंदर से। राजस्थान और कच्छ से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन अभी 8 राज्यों में मानसून की बारिश में कमी देखी जा रही है। इसका असर फसलों की बुआई पर भी हुआ है। खबर पर थोड़ा अपडेट हम और लेंगे। असीम मनचंदा हमारे साथ है। तो असीम, अब ये मानसून के लिए चलाचली की बेला है, लेकिन कहीं से डेफिसिट की बातें आ रही हैं। इनफैक्ट फसलों की बुआई पर भी असर होने की बातें हैं। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, मानसून ने राजस्थान और कच्छ से अपनी वापसी की शुरुआत जो है वो कर दी है। 2016 के बाद ये पहला मौका है जब मानसून जो है इतनी देरी से अपनी वापसी जो है वो कर रहा है। अगर मैं इस साल मानसून की बारिश की बात करूं तो पूरे देश में सामान्य से 7% ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अनइवन था। 8 राज्य है जहां पर की मानसून की बारिश में कमी जो है वो देखने को मिली, जहां पर डेफिशिएंसी जो है वो अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली शामिल है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य जो है वो भी शामिल है। तो इसका सीधा सीधा असर जो है धान की बुआई के ऊपर देखने को मिला। अब तक धान की बुआई जो है 4.5% के आसपास जो है पिछले साल के मुकाबले जो है पिछड़ रही है। इसका असर उसके उत्पादन पर भी देखने को मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन जो है 6 से 10 लाख मीट्रिक टन जो है धान का जो है कर सकता है। सब्जियों के ऊपर इसका भी काफी असर जो है देखने को मिलेगा। खासतौर पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको बाढ़ जो है देखने को मिली, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी जो है अभी तक बनी हुई है। जानकर मानते हैं कि मानसून के रिटर्न के बाद तो कोई भी ऐसा मौका जो है वो नहीं होगा जिससे कि बारिश का पैटर्न जो है वो सही जो है हो पाए। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है उत्पादन जो है थोड़ा सा जो है घट सकता है, जिसका कि असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। ठीक है, तो ये मानसून पे था इंपॉर्टेंट अपडेट। और अब बात कर लेते हैं मार्केट की, जहां पर फेड के फैसले से पहले कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स 263 पॉइंट गिरकर 59,457 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 98 पॉइंट गिरकर 17,718 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक में 265 अंकों की गिरावट रही और ये 41,203 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा शेयरों में देखी गई, तो वहीं एफएमसीजी शेयरों में लगातार तीसरे दिन आज बढ़त का आलम था।
तो फेड की बैठक से पहले बाजार सतर्क नजर आए और अब दुनिया के तमाम बाजारों की नजर आज रात आने वाले फेडरल रिजर्व के फैसले पर है। तो क्या आ सकता है ये फैसला, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे नीरज बाजपेयी। तो नीरज जी, आप आशंकाएं हैं कि ब्याज दरें कितनी बढ़ेगी, बढ़ना तो तय है, लेकिन फेडरल रिजर्व अब उसमें 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करता है या फिर उसे 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% पर ले जाता है, शायद यही सबकी चिंता का सबब है। क्या डिटेल्स है आपके पास, क्या हो सकता है आज रात? देखिए 75 बेसिस पॉइंट या 0.25% तो गिवन है, ये तो मान के चलिए हुई। थोड़ी बहुत डिबेट इस बात पे हो रही कि क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, क्या फेड फ्रंट लोडिंग कर सकता है, क्या 1% हो सकती है क्या? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो तमाम व्यूज़ हैं, सर्वेज हैं, वहाँ पे अलग अलग सर्वेज होते हैं, उसमें करीब 18-19% लोग ये बात मानते हैं कि शायद 1% तक फ्रंट लोडिंग वो कर दे। दरअसल फेड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये लगातार तीसरी हाइक की तरफ वो बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं आया है। लास्ट जो नंबर आया था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। हाउसिंग में कोई नरमी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रांग है। तो फेड क्या एक ऐसा कदम ले सकता है जिससे एक बार में थोड़ा सा एक जर्क दे और इस इन्फ्लेशन को नीचे लाए? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा उसके सामने बन गया है कि अब चर्चा ये होने लगी है कि इन्फ्लेशन के बिहाइंड द कर्व है, फेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको। तो अगर 1% करेगा तो क्या होगा और 0.25% करेगा तो क्या होगा? देखिए मार्केट ने 0.25% को डिस्काउंट कर रखा है, मान के चल रहा है कि इतना तो हो सकता है, इतनी तो तेजी हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो कमेंट्री, जैसा आपने जिक्र किया कि बोलेंगे क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कमेंट्री के साथ ये कहते हैं कि ठीक हमने 75 बेसिस पॉइंट किया है, लेकिन अगली बैठक में भी इस तरीके के फैसले हो सकते हैं क्योंकि डेटा अभी भी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो मार्केट के लिए बहुत निराशा की बात होगी। क्योंकि जो रेंज मान के चल रहे हैं लोग कि नवंबर तक होगी, वो 3.5 से 4% की रेंज लेके चल रहे हैं। तो अगर 175 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो 3% हो जाएगा और 1% बढ़ता है तो 3.25% होगा। तो यानी नवंबर में एक गुंजाइश और बढ़ने की होगी, 3.5 से 4 की रेंज अगर लेके चल रहे हैं तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी इसीलिए गिर रहे हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा क्यूज लेने की कोशिश करें तो आप देखिए 2 साल का जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो एकदम से शूट अप कर गई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो 3.5% से ऊपर शूट अप कर गई है। इसके साथ ही गोल्ड में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है, $1700 के नीचे आ गया, वो पौने 1700, 1675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड जो कि इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, तो ये 2 क्यों ऐसा दिख रहे हैं कि शायद कहीं बैक ऑफ माइंड में ये हो सकता है कि फेड फ्रंट लोडिंग करे और 1% तक की कमी बढ़ोतरी कर दे ब्याज दरों में। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए शॉकर होगा और बाजार इसको अभी पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर रहा है। इसीलिए बाजार में आप देखिए तो भारी वोलेटिलिटी कल भी हुई थी यूएस में। पहले 500 पॉइंट गिरा, फिर थोड़ी सी रिकवर हुआ, 300 पॉइंट नरमी के साथ बंद हुआ। तो ये फैक्टर्स हमारे सामने अनवील होंगे 11:30 बजे रात में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेरेम पावेल फेड चेयरमैन, तब ये पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कितना बढ़ेगा ये तो मुद्दा है ही। ये कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री है कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो शायद मार्केट के लिए ज़्यादा निराशा की बात होगी। चलिए, तो आज रात पता चलेगा कि क्या होगा, 75 बेसिस पॉइंट या फिर 1%। इधर ग्लोबल बाजारों में सोना 29 महीने के निचले स्तरों पर लुढ़क गया है। ये भी फेड की बैठक का ही असर है। फेड के फैसले से पहले क्यों टूट रहा है सोना, ये भी एक जानने वाली बात है। तो यहाँ पर मनीषा जी हमारे साथ हैं जो ये बताएंगी कि क्या हो रहा है। मनीषा जी, क्या यहाँ से और गिरावट संभव है? जैसा अभी नीरज कह रहे थे, जिस तरह से शेयर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पर भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? जी शुक्रिया। हाँ, सोना यहाँ पर 29 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और अगर आप भारतीय बाजारों में देखें तो 50,000